पहले तो ये हमारा असाइनमेंट कल रह गया था, इसको कंप्लीट करके आज दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस का। तो इसके अंदर इन्होंने कहा हुआ है द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन सरफेस ऑफ मून इज 1.6 न्यूटन पर किलोग्राम। यानी कि ये आपको इन्होंने दी हुई है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, जी। तो जी की वैल्यू जो है 1.6 मैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, और मैंने कहा था इसकी यूनिट जो है वो न्यूटन पर केजी भी होती है। उसके बाद कहते हैं कि जो मास है मून का वो गिवन है एम 7.3 एक्सपोनेंट 22 kg। आपसे कहता है ये बताएं व्हाट इज इट्स रेडियस। तो मून का रेडियस आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमें जैसे पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का हमने फार्मूला निकाला था G m/r²। अब यहाँ पर जो मास है वो मून का है, रेडियस मून का है, ग्रेविटी मून की है, ठीक है। तो अगर रेडियस कैलकुलेट करना है तो रीअरेंज कर लें फार्मूले को, तो ये बन जाएगा r²m। और रीअरेंज करने के बाद इसे हम लिख सकते हैं G m m डिवाइडेड बाय स्मॉल gm। स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगे तो ये बन जाएगा रूट। और यहाँ से आपके पास फार्मूला बन गया रेडियस ऑफ मून का, जो कि रूट टाइम्स G m m डिवाइडेड बाय स्मॉल gm। अब आप क्या करते हैं, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, एंड देन आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। और वो वैल्यू आपके पास कितनी निकलती है, 1.745 एक्सपोनेंट 6 मीटर। तो ये आपका जो है वो रेडियस है मून का। इसका मतलब ये है कि हम रेडियस मैस दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें उसकी ग्रेविटी का या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का पता हो, ठीक है। चलें जी, तो यस। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और इसका नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। देखिए जी, सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस क्या है, ये एक इमेजिनरी लाइंस है। और इनका मकसद क्या है इन लाइंस को बनाने का। इनका मकसद यही है कि ये रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ को, ग्रेविटेशनल फील्ड सराउंडिंग द हैवी मास। उस हैवी मास के अराउंड जो फील्ड है, उस फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। जैसे मैंने ये अर्थ सरफेस के अराउंड क्या की हुई है, ये लाइंस को ड्रॉ किया हुआ। अब ये फील्ड लाइंस यही शो कर रही हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है ग्रेविटेशनल फील्ड की वो क्या है, और स्पेसिफिक पॉइंट पर उस ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है। ये दो बातें जो हैं वो हमें फील्ड लाइंस क्या करती हैं, बताती हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ क्या होगी। जैसे उस दिन भी मैंने बताया था कि मेरे पास अगर दो पॉइंट्स हैं और इन दो पॉइंट्स पर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि दोनों पॉइंट पर फोर्स क्या है, डिफरेंट, क्योंकि फोर्स स्क्वायर ऑफ रेडियस से चेंज हो रही है। तो अगर ए पॉइंट पर फोर्स ज़्यादा है, बी पॉइंट पर फोर्स कम है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी दोनों पॉइंट पर कम होगी। लेकिन दोनों पॉइंट्स पर जो डायरेक्शन है, ए पर पॉइंट हो या बी पॉइंट हो, दोनों पॉइंट पर जो डायरेक्शन है वो इसकी क्या होगी, सेम होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसका मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट को आप बी पॉइंट पर रखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट फॉल करते हुए जो लाइंस बनाएगा, उन लाइंस को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। तो अगला पॉइंट यही है, दे आर ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द मैस, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट यही है कि द पाथ ऑफ फॉलिंग बॉडीज, जो भी मैंने आपको बताया कि बी पॉइंट पर एक बॉडी को आप रख दें, तो जब वो फॉल करेगा और मूव कर कर जाएगा किस तरफ, टूवर्ड्स द हैवी मास इन ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस कहते हैं। यानी कि जब ये फॉलिंग बॉडी एक हैवी मास की तरफ मूव करेगी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, तो उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। अब इस ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी ये भी है कि जब फील्ड लाइंस क्लोजर होती हैं, जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा है कि ए पॉइंट के दरमियान, ए पॉइंट जिसके दरमियान में है, तो वहां पर लाइंस क्या है, करीब करीब है। जबकि बी पॉइंट जिस जगह पे एग्जिस्ट करता है वहां पर अगर आप देखें तो फील्ड लाइन दूर दूर है। ये डिस्टेंस फील्ड लाइंस का और ये डिस्टेंस फील्ड लाइंस का, दोनों में क्या है, डिफरेंस है। ये फील्ड लाइंस स्ट्रांग है, और जो ऊपर बी पॉइंट है उनमें फील्ड लाइंस क्योंकि दूर दूर हो रही है, तो ये फील्ड क्या है, स्ट्रांग नहीं है। और इस तरह की जो फील्ड होती है ना, जो इस तरह से आउटवर्ड बाहर निकल रही होती है, ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड भी कहलाती है। इसे रेडियल फील्ड भी कहते हैं। आपके पास बल्ब होता है, एक बल्ब से अगर थ्री डायमेंशनली लाइट स्प्रेड कर रही है, तो आप देखते हैं कि जैसे जैसे वो दूर जाती रहती है उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस होती रहती है। तो अभी इसी इंटेंसिटी को आप यहाँ पर फील्ड मान लें। तो जब ये फील्ड निकलेगी तो जैसे जैसे दूर जाती रहेगी उसकी इंटेंसिटी क्या होती रहेगी, रिड्यूस होती रहेगी, ठीक है। अच्छा, तो यस। क्लोजर ग्रेविटेशनल फील्ड रिप्रेजेंट्स स्ट्रॉन्गर फील्ड, और जैसे जैसे वो फील्ड लाइंस आपस में दूर होती जाएंगी, वो शो क्या करेगी, फील्ड क्या है, वीकर है, ठीक है। सर और द
The stronger field lines show the area where the field lines are concentrated. क्या मतलब? The stronger field is in the region where the field lines are concentrated. हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड, बिल्कुल ऐसे ही है कि आप देखें ना यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे ए पॉइंट था। अब इस ए पॉइंट के ऊपर मैं कहता हूँ कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को रखता हूँ, तो वहां पर तो हम यही देख रहे हैं ना कि यहाँ पर फील्ड क्या है, स्ट्रांग है। स्ट्रांग फील्ड का मतलब यह है कि फील्ड लाइंस करीब करीब है, और करीब करीब फील्ड लाइंस को हम यही कह सकते हैं ना, फील्ड लाइन कॉन्सेंट्रेटेड है। लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे तो वो फील्ड लाइंस क्या होती रहेंगी, दूर होती रहेंगी। कॉन्सेंट्रेटेड से मुराद यही है ना कि वो नियरेस्ट है, ठीक है ना। एक किसी Yes. एरिया के अंदर Yes. नंबर ऑफ फील्ड लाइंस या नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा है, तो उसे ही हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड है। Yes. अच्छा, और उसके बाद फील्ड लाइन जो होंगी वो यूनिफॉर्मली इनवर्ड है, और ये एक सिमेट्रिक पैटर्न बना रहे हैं, जैसा कि आपको इस फिगर के अंदर नजर आ रहा है कि ये आपको एक सिमेट्रिक सा एक पैटर्न बन रहा है, कोई इररेगुलर शेप नहीं है, ठीक है ना। तो ये कहते हैं जो फील्ड लाइंस हैं वो यूनिफॉर्मली इनवर्ड है, इनकी डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड है फॉर अ पॉइंट मैस, और ये एक सिमेट्रिक क्या कर रहे हैं, पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं, जैसा कि आपको इसके अंदर नजर आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब जी जी, तो Okay, ये sir. जो डायरेक्शन है वो इस तरह से इनवर्ड है, ठीक है। ये मैंने बना दिया, तो अब मुझे बताएं ये पैटर्न उसी तरह बन रहा है ना, एक सिमेट्रिक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। Yes. अच्छा, अब इस फील्ड लाइन को हम जब ऑब्जर्व करते हैं ना आउटसाइड द स्फेयर और इनसाइड द स्फेयर, तो हम देखते हैं कि एक बड़ा एस्टोनिशिंग सा हमें रिजल्ट मिलता है। और वो एस्टोनिशिंग रिजल्ट ये है कि जब हम इसको आउटसाइड द स्फेयर ऑब्जर्व करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आर स्क्वायर के। तो मैं अगर वाई एक्सेस पे जी ले लूँ और एक्स एक्सेस पे मैं आर ले लूँ, तो आप देखते हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस इसका बढ़ रहा है स्क्वायर टाइम्स, वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। और ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं फोर्स के लिए, ठीक है ना। अब जब ये रिजल्ट जी 1/r² होता है, तो आप जानते हैं कि ये जो स्लोप बनता है ये डिक्रीजिंग स्लोप है, और इसका जो स्टीपनेस है वो ज्यादा है, ठीक है ना। एज कम्पेयर टू अगर मैं जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर तक आर करता, तो फिर ये स्लोप इतना ज्यादा स्टीप ना होता, ठीक है। तो जैसे जैसे आप अर्थ से दूर जाते जाएंगे, वैसे वैसे जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होती रहेगी, रिड्यूस होती रहेगी। ये पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड डिक्रीजेस एज वन मूव अवे फ्रॉम द अर्थ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है ना। इनवर्स स्क्वायर के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। लेकिन जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं इन साइड द स्फेयर, तो इन साइड स्फेयर ऑब्जर्व करने में हम ये देखते हैं कि जब आप सेंटर ऑफ स्फेयर से सरफेस की तरफ आए, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करती है। कैसे, स्टेडली यानी यूनिफॉर्मली, और मूव, जब आप मूव कर रहे हैं उसको कहां से, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ से टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ। अब आप जरा देखें कि यहां पर मैंने लिखा जी, ये है आपके पास आर। तो इस रिलेशन के अंदर क्या होता है कि जब तक वो सरफेस पर आ रहा है, ये है सरफेस, ठीक है ना, इस पॉइंट तक आने में जो भी आपके पास डिस्टेंस है, तो यहां पर जो जी की वैल्यू है वो आपके पास क्या हो जाएगी, 9.8। स्टार्ट कहां से हुई, Maximum. जीरो से। मैक्सिमम 9.8 हो गई सरफेस पर आकर। और फिर ये जो आपको लाइन शो कर रही है, ये लाइन अगेन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब फर्दर इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ये जो पॉइंट है इसे मैं शो कर देता हूं, ये क्या है, सरफेस ऑफ अर्थ है। अब सरफेस ऑफ अर्थ पे पहुंच के 9.8 हो गया ना, तो हमने अभी क्या पढ़ा है कि जब सरफेस ऑफ अर्थ से वो बॉडी दूर जाती है तो फिर जी की वैल्यू क्या होती है, रिड्यूस होती है। तो फर्दर अगर डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, तो फिर रिलेशन आपका अगेन इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करेगा। लेकिन जब सेंटर से सरफेस तक आ रहे हैं, तो ये जो ओ पॉइंट है ये क्या है, सेंटर ऑफ द स्फेयर है। और इस पॉइंट से जब आप चल रहे हैं, तो यहां से जो वैल्यू है वो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के हिसाब से बढ़ रही है। देखो, जैसे जैसे आर बढ़ रहा है वैसे वैसे जी बढ़ा। तो ये तो इक्वल चेंज इन आर इन इक्वल टाइम ऑफ जी हो गया ना। यानी कि जितना डिस्टेंस बढ़ रहा है उतना ही आर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब सेंटर से सरफेस तक आने में जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, और सरफेस से दूर जाने पर जी की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, ठीक है ना। और अब यहां पर ये क्वेश्चन भी बनता है कि भाई सेंटर पॉइंट पर पहुंचने के बाद जी की वैल्यू जीरो क्यों हो जाती है, ठीक है ना। तो सरफेस पर 9.8 तो हमने कैलकुलेट कर लिया ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से।
तो जब हम सेंटर में पहुंचते हैं तो सेंटर में पहुंचने के बाद जो जी है उसकी वैल्यू जीरो क्यों हो जाती है, ठीक है ना? तो क्या रीजन है इसका? जी एम ग्रेविटी जीरो हो जाती है वहां पे। क्या हो जाती है जीरो? ग्रेविटी। हाँ जी, ग्रेविटी, ग्रेविटेशन। बिल्कुल। सेंटर में पहुंचने के बाद, अर्थ के सेंटर में पहुंचने के बाद जी की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। इसका मतलब ये है कि अगर बॉडी को सेंटर में ले जाके छोड़ दिया जाए तो उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी। जब ग्रेविटी नहीं है, जाहिर सी बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है वहां पर, ठीक है ना? अब इसका जो रीजन है वो ये नहीं है कि वहां पर डिस्टेंस जाके जीरो हो गया, क्योंकि सोचें अगर डिस्टेंस जीरो होता तो जब हम जी एम को जीरो से डिवाइड करते तो ये तो इनफाइनाइट आ जाता ना, यस। ठीक है ना? इसका रीजन ये है कि जो ग्रेविटी होती है ना, वो एक्चुअली डिपेंड करती है मैस के ऊपर, ठीक है ना? अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि यहाँ पे हम कह देते हैं कि ये आपके पास एक अर्थ सरफेस है, ठीक है? और इस अर्थ सरफेस में अब मैं अर्थ सरफेस के से दूर जाने के बजाय अर्थ सरफेस के अंदर आ रहा हूँ, ठीक है ना? ये मेरा जो है वो जर्नी है कि मैं ड्रिल करके अर्थ के अंदर जा रहा हूँ, ठीक है? अब जब मैं अंदर जा रहा हूँ तो इसमें जो मेरे पास जी की वैल्यू इफेक्टेड होगी ना, वो वैल्यू होगी जो इस बॉडी के नीचे होगी। इसका मतलब वो सर्किल, जो सर्किल इस बॉडी के नीचे है, सिर्फ और सिर्फ वो वाला मैस अब क्या होगा? इफेक्टिव होगा। तो अब आप देखें कि अगर मैं फार्मूला लिखूं तो वो फार्मूला क्या है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर इफेक्टिव मैस नीचे जाते हुए कम हो रहा है तो जी की वैल्यू भी क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब अर्थ के जब हम अंदर जाना शुरू करते हैं तो वहां पर जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो डिस्टेंस से चेंज नहीं होती, बल्कि किसकी वजह से चेंज होती है? इफेक्टिव मैस की वजह से। यहां पर इफेक्टिव मैस वो मैस है जो कि इसके रेडियस के अंदर आ रहा है, ठीक है ना? ये पॉइंट। ऊपर वाला मैस अब क्या होगा? अनइफेक्टेड होगा। और इसी वजह से जी की वैल्यू क्या होती है? कम होती जाती है। और आप जब सेंटर में पहुंच जाते हैं तो सेंटर में पहुंचने के बाद मैस की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। तो जी की वैल्यू भी क्या हो जाती है? जीरो, क्योंकि ये रिलेशन क्या है यहाँ पर? डायरेक्ट है, ठीक है ना? वैसे इस बात को एक थ्योरी है, क्योंकि आपके करिकुलम में नहीं है तो इसलिए मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आपको टाइम हो तो जरूर पढ़िएगा। उस थ्योरी का नाम है न्यूटन्स शेल थ्योरी। और वो एक्सप्लेन यही करती है कि क्यों ऐसा होता है कि जब कोई बॉडी अर्थ के अंदर जाती है तो उसकी जी की वैल्यू कम होती है। तो इस थ्योरी को न्यूटन शेल्स थ्योरी कहता है। और ये शेल थ्योरी यही है कि ये कि आपकी जो अर्थ है ना वो मैसेज के शेल पे बनी हुई है। यानी कि एक पॉइंट है, पॉइंट के ऊपर शेल है, स्फेरिकल शेल, फिर उसके ऊपर स्फेरिकल शेल, और इस तरह बहुत सारी लेयर्स हैं। हर लेयर क्या कर रही है? फोर्स अप्लाई कर रही है, बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो अब जब आप अंदर जाना शुरू करते हैं तो शेल्स आपके रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, और वो शेल जैसे जैसे रिड्यूस होते हैं जो जी की वैल्यू भी क्या होती है? कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है? और यही रीजन है कि जब वापस आना शुरू होंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर आपका जो इफेक्टिव मास है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, इसी वजह से जी की वैल्यू इंक्रीज होगी। और जब बिल्कुल आप सरफेस पर पहुंच जाएंगे तो उस टाइम पर आपका मास जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, इस वजह से ग्रेविटी भी क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, आपने कभी ऑब्जर्व किया कि हम जब जी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, तो मैं अगेन उस टॉपिक पे ले जाता हूं, हमने जब वैल्यू ऑफ जी को कैलकुलेट किया ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, तो आप याद करें कि हमने यहां पर जो रेडियस लिया था वो क्या लिया था? आर ई, ऐसे ही है ना? यस सर। तो हमने रेडियस को या डिस्टेंस को आर ई क्यों लिया? हमने सेंटर ऑफ अर्थ से ये बात क्यों डिस्कस की? हम चाहते तो हम सरफेस से भी ये डिस्कस कर सकते थे ना। और सरफेस से डिस्कस करने पे हमें सिर्फ क्या करना पड़ता? उस बॉडी के सेंटर से हम क्या करते? डिस्टेंस लेते। यानी कि जो मैथ आपने लिया ना एम ओ, इस एम ओ का रेडियस हम क्या कर देते? पुट कर देते। लेकिन ऐसा नहीं था। हमने जब ये पुट किया रेडियस ऑफ अर्थ, तभी हमें जी की वैल्यू क्या मिली है? 9.8। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये है कि हम जब अर्थ को ले रहे होते हैं ना, तो हम अर्थ को एज अ पॉइंट सोर्स ट्रीट करते हैं। हम अर्थ को क्या लेते हैं? एज अ पॉइंट सोर्स। हम ये कहते हैं अर्थ का सारा मैस जो है ना वो कॉन्सेंट्रेटेड है एक पॉइंट पर। ऑल द mass इज कॉन्सेंट्रेटेड एट अ पॉइंट। और इसके लेने की भी रीजन है कि भाई अपने ऐसा क्यों कहा है कि तमाम मैस कॉन्सेंट्रेटेड है एट अ सेंटर? उसकी वजह यह है ताकि डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाए।
अदरवाइज आप जानते हैं कि हमारी अर्थ के अंदर हर सरफेस पर या हर जगह पर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। आप देखें ना, हमारी अर्थ में जब हम अर्थ को ऑब्जर्व करते हैं तो कहीं पानी मौजूद है, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं खाइयाँ मौजूद हैं, डिचेस हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो ये तो एक नॉन यूनिफॉर्म स्फेयर को शो करता है। इस स्फेयर को यूनिफॉर्म बनाने के लिए हम ये कहते हैं कि अर्थ जो है ना, एक पॉइंट मैस है। और पॉइंट मैस का मतलब अर्थ का सारा मैस कॉन्सेंट्रेटेड है कहाँ पर? सेंटर में। इसी वजह से हमने डिस्टेंस कहाँ से लिया? उस पॉइंट से लिया। और ये पॉइंट आपके पास पॉइंट मैस कहलाता है, जिसकी वजह से हम ग्रेविटी को कैलकुलेट करते हैं 9.8। और यही रीजन है कि जैसे जैसे आप अर्थ के करीब जाते रहते हैं तो हमने हमेशा डिस्टेंस, या हमने जो वो स्फेयर लेना है वो वाला लेना है जो इफेक्टिव हो। और जिस जगह पर आप खड़े हुए हैं उसके नीचे वाला जो रेडियस होगा, उस स्फेयर को आपने क्या करना? ऑब्जर्व। इस बात को इस तरह भी समझा जाता है कि फर्ज करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ग्रेविटी है वो किसकी वजह से, न्यूटन ने हमें बताया था ग्रेविटी किसकी वजह से है? मैथ्स की वजह से, सही है ना? तो जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर में पहुंच गया, तो सेंटर में पहुंचने के बाद सारे मैसेज उस पर क्या करेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेंगे। तो अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सारे मैसेज इक्वली अप्लाई करें, देखें इस तरह से, क्योंकि अब मैस तो ऊपर है ना, बॉडी सेंटर में। तो मुझे बताएं, अगर सारे मैसेज उस बॉडी को इक्वल फोर्स से एक दूसरे की तरफ खींच रहे हो, तो मुझे बताएं ये सारी फोर्सेस का नेट क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। और इसी वजह से जब ये नेट फोर्स जीरो हो जाती है तो फिर ग्रेविटी भी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। जीरो। समझ आई बात? तो ये रीजन है कि हम इसको इस तरह से क्यों ऑब्जर्व करते हैं कि, और यही रीजन अब बाकी उसमें भी आप कर सकते हैं कि जैसे जैसे अर्थ के अंदर आप जाना शुरू करेंगे तो आपके पास जी की वैल्यू रिड्यूस इसी वजह से हो जाएगी कि कुछ मैस जो होगा उसका जब आप नेट निकालेंगे, तो जब डिफरेंस लेंगे तो ऑब्वियसली जो नेट मैस होगा वो कम हो जाएगा। इसी वजह से जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है ना? तो है। ये ओके। अच्छा, एक पॉइंट जो है ना वो मैंने आपको बताना था। वो ये था कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो जब आप अर्थ के सेंटर से सरफेस पर आ रहे होते हैं ना, तो अर्थ से सेंटर से सरफेस पर आते हुए जी की वैल्यू जो होती है वो आर के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है ना? ये बात मैंने आपको बताई थी। और मैंने आपसे कहा था वजह यही होती है कि इसके अंदर जो आपका मैस है, इफेक्टिव मैस, वो चेंज हो रहा होता है, जिसकी वजह से इसमें ये रिलेशन बनता है। अच्छा, अभी ये जो जी आर के प्रोपोर्शनल है ना, इसको भी अगर आप देखें तो ये मैथमेटिकली प्रूफ किया जा सकता है। किस तरह प्रूफ किया जा सकता है? तो मैं इसकी मैथमेटिक्स आपको बता देता हूँ ताकि आपको ये आइडिया रहे कि ये वाला रिलेशन जो है वो बना कैसे है, कि जी आर के प्रोपोर्शनल कैसे हुआ। तो देखें, यहाँ पर ये है कि जी बराबर है किसके? जी एम अपॉन आर स्क्वायर के, सही है? अच्छा, अब यहाँ पे तो आपको नजर आ रहा है कि जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, जो कि हमने सरफेस ऑफ अर्थ से अवे जाते हुए किया था। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से लिख दें कि कैपिटल जी, और मैथ्स को अगर मैं इस तरह लिखूं कि मैथ्स जो है वो बराबर है रॉ वी के, ठीक है ना? क्योंकि डेंसिटी बराबर होती है मैथ्स अपॉन वॉल्यूम के, ठीक है ना? तो मैथ्स किसके बराबर हो जाएगा? रॉ वी के। फिर जो वॉल्यूम है स्फेरिकल सरफेस के लिए वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर नीचे आर स्क्वायर, ऊपर आर क्यूब है, तो जब ये कैंसिल होगा और बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, तो अब आपको समझ आया कि जी आर के प्रोपोर्शनल कैसे है। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर यस। अगर आप रिलेशन देखें तो जी का आर के साथ अब क्या हो गया? डायरेक्ट रिलेशन बन गया। तो इस तरह से जी का आर से डायरेक्ट रिलेशन बनता है कब? जब हम अर्थ के सेंटर से सरफेस की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिख देता हूँ, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। सही है? इस तरह से हमारे पास ये रिलेशन बनता है। एग्जाम्पल 15.2 है बुक के अंदर, क्योंकि मेरे पास जो है ना वो पुरानी बुक थी तो उसमें इन्होंने इसको जो है वो 15.3 कहा हुआ है। तो चलें, कोई नहीं। इसमें क्या है कि शूटिंग स्टार्स आर मेट्योर्स that burn up in earth atmosphere. Meteor becomes visible between about 75 to 120 किलोमीटर above earth. व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ? हमने जी फाइंड आउट करना है किस हाइट पर? 120 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। ठीक है ना? अब हमने ये बात पढ़ी हुई है कि जो जी है विद एल्टीट्यूड, उसका फार्मूला हमने यहाँ पर लिखा था, जी आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक है ना? ये हमने फार्मूला पढ़ा था। अब हमने सिंपल यही करना है कि हमें उन्होंने दे दिया है हाइट कितनी है? 120, और बाकी सारी चीजें क्या है? कांस्टेंट है।
आप देखें इसके अंदर एज सच हमें बहुत डेटा गिवन होता भी नहीं है, ठीक है ना, कि कुछ चीज़ें तो कांस्टेंट होती हैं। तो अब हमने क्या कर लेना है, इन सबको सब्स्टिट्यूट कर लेना है। तो टाइम को थोड़ा सेव करने के लिए मैं ये सारी चीज़ें पुट करके नहीं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम ये कर लेते हैं कि जब ये सब पुट कर देंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 9.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये आपको यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जा रहे हैं ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 से डिक्रीज होके क्या आ गई है, 9.4 हो गई है, ठीक है। अच्छा, इसका असाइनमेंट जो है वो असाइनमेंट है, what will be the value of gravitational field strength at 35,700 किलोमीटर। एक बड़ी वैल्यू है, नोन वैल्यू। और वो नोन वैल्यू इसलिए क्योंकि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स जो होते हैं उनकी आपके पास सरफेस ऑफ अर्थ से हाइट ये बनती है, सरफेस ऑफ अर्थ से, सेंटर से नहीं, ठीक है ना। सेंटर ऑफ अर्थ से जो हाइट है वो डिफरेंट है, उसमें आप 6400 ऐड कर देंगे तो वो फिर चेंज हो जाएगी। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट्स होती हैं, आगे जाके हमने इसका टॉपिक पढ़ना है, जो अर्थ की ऑर्बिटल जो रोटेशनल स्पीड है उसके साथ क्या करती हैं, सिंक्रोनाइज्ड होती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो हाइट है वो अब है 35,700 किलोमीटर, और जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो है 6 एक्सपोनेंट 6 मीटर। तो इसका मतलब मुझे ऊपर वाली वैल्यू को भी मीटर में लिखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 35,700 एक्सपोनेंट 3 मीटर। अब हमने क्योंकि जी कैलकुलेट करना है इस हाइट पर, तो अगेन वही फार्मूला है, Gh इज इक्वल्स टू G r e स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, यहाँ पर अब आ जाएगा R e प्लस एच का होल स्क्वायर। देन यही सारी वैल्यूज आपने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है। तो अब आपको ये पता चल जाएगा कि जो ग्रेविटी होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पर वो कितनी होती है, 0.226 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये मैंने आपको टेबल बनाकर भी जो बताया था उसके अंदर भी, इस टेबल के अंदर इसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ठीक है, अब आते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है, और ये ज़्यादा जो है वो थियोरेटिकल टॉपिक है, सैटेलाइट्स एंड ऑर्बिट से रिलेटेड। अब इस सैटेलाइट और ऑर्बिट को पढ़ने से पहले कुछ मैंने ये बॉक्स के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज लिखी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सैटेलाइट, ऑर्बिट और बाकी कुछ चीज़ें जो है वो अगले चैप्टर की भी हैं, लेकिन क्योंकि ये डिस्कशन अभी चल रही है इससे, स्पेस से रिलेटेड, तो मैंने कहा आपको अभी बता देता हूँ ये सारी चीज़ें। देखिए, सबसे पहले सैटेलाइट या ऑर्बिट पढ़ने से पहले हम ज़रा ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो हमारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम स्टार, प्लैनेट, ड्वार्फ प्लैनेट, माइनर प्लैनेट, एस्टेरॉइड्स, म्यूटरॉइड्स, वाइट ड्वार्फ या न्यूट्रॉन स्टार्स, ये कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, क्योंकि आपकी बुक के अंदर ड्वार्फ प्लैनेट, माइनर प्लैनेट का जिक्र किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या चीज़ होती है, तो स्टार की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज स्टार? A large, massive object in the space that has gases and does its own reactions. जी बिल्कुल, स्टार एक ऐसा मैसिव ऑब्जेक्ट है जो अपनी एनर्जी खुद बनाता है, किसके जरिए, फ्यूजन रिएक्शन के जरिए, ठीक है ना। ये एक ऐसा मैसिव ऑब्जेक्ट है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, जो अपनी एनर्जी जो होती है वो फ्यूजन रिएक्शन के जरिए बनाता है, और इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, स्टार कहते हैं। फिर प्लेनेट की क्या डेफिनेशन है? Sir, any massive object that revolves around a circular orbit around a big star. बिल्कुल ऐसी है। तो स्टार के अराउंड जितने भी ऑब्जेक्ट्स मूव करेंगे, उनको अगर हम कहें कि वो तमाम, अगर एक ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म कर रहा है अराउंड एक हैवी आपके पास स्टार, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो आपके पास क्या है, प्लेनेट है। अच्छा, इसके अलावा अब प्लेनेट के बाद अगर हम डिवॉर्फ प्लेनेट पे बात करें, तो डिवॉर्फ प्लेनेट क्या होते हैं? Sir, a planet that has lower than average mass and शायद small planet को कहते हैं. हाँ बिल्कुल ऐसी है। अब मैं आपको बताता हूँ, डिवॉर्फ प्लेनेट ऐसे प्लेनेट हैं जिनका मैस तो ग्रेटर है, लेकिन इनका, इनकी जो ये डेफिनेशन है ना, कि स्टार के अबाउट रिवॉल्व करने या ऑर्बिट करने वाला, ये वो कहीं कहीं अपनी डेफिनेशन को डिनाई कर देते हैं। कैसे? जैसे आपने सुना होगा कि हमारे कितने प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के, 8, 8. ठीक है ना। जबकि 2006 से पहले तक हमारे जो वर्ल्ड एटलस है ना, उसके अंदर ये लिखा जाता था कि हमारे 9 प्लैनेट्स हैं।
ठीक है ना। जो आखिरी प्लेनेट है जिसे हम प्लूटो कहते हैं, उस प्लूटो को फिर इन्होंने इस डेफिनेशन से निकाल दिया, क्योंकि वो क्या करता है, वो ऑर्बिट करता है सन के अराउंड भी, लेकिन जब कोई उसको हैवी ऑब्जेक्ट स्पेस में नजर आता है तो वो उसके अराउंड भी क्या करता है, ऑर्बिट करने लग जाता है। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सन के अराउंड ऑर्बिट नहीं करता था, इस वजह से इसे हमने क्या कर दिया, अपने सोलर सिस्टम से निकाल दिया। अब हम इसको अपने सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के अंदर काउंट नहीं करते, और इस ऑब्जेक्ट को हम डिवॉर्फ प्लैनेट कहते हैं। ऐसा प्लैनेट जो अपने स्टार के अबाउट भी रिवॉल्व करता हो, और किसी हैवी ऑब्जेक्ट के अबाउट, जो कि आपको पता है कि बड़े एस्टेरॉइड्स हमारे स्पेस के अंदर मौजूद हैं, उनके अबाउट भी ये क्या कर लेता है, अपना रोटेशन स्टार्ट कर देता है कभी कभार। और इस वजह से, इसके रैंडमाइजेशन की वजह से, फिर इसको हमने क्या कर दिया, डिवॉर्फ प्लैनेट का नाम दे दिया। ठीक है। तो इसके अंदर यस सर। डिवॉर्फ प्लैनेट जो है वो खास, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्लूटो की एग्जांपल मैंने इसलिए दी है क्योंकि वो ज्यादा नोन है। ठीक है ना। बाकी सेरेस और एरेस वगैरह जो हैं उनको भी हम इसी तरह से डिवॉर्फ प्लैनेट कहते हैं। फिर माइनर प्लैनेट की बात कर लें, तो माइनर प्लैनेट ऐसे प्लैनेट हैं, क्योंकि आप देखें स्पेस के अंदर तो हमारे स्टार्स के रेमिनेंट्स बहुत सारे घूम रहे हैं, तो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर इन प्लैनेट्स के अलावा कुछ और भी आपके पास छोटे मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि अर्थ के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी कि वो प्लेनेट की डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है। लेकिन क्योंकि उनकी इतनी ज्यादा जो है वो नोन नहीं है, और यूं कहें कि उनका मैस भी बहुत कम है, तो इस वजह से उन प्लैनेट्स को हम क्या कहते हैं, माइनर प्लैनेट, लेकिन वो डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, क्योंकि रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द स्टार। फिर सर, एस्ट्रॉइड, जी जी बोले। हम इनको कह सकते हैं कि इनका प्रॉपर सोलर सिस्टम से कोई रिलेशन नहीं है, प्रॉपर सोलर सिस्टम में ये नहीं है, तो इसलिए हाँ माइनर हाँ प्लैनेट। बिल्कुल बिल्कुल, इनको हम मेजर प्लैनेट्स के तौर पे कंसीडर नहीं करते। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से रेमिनेंट्स हैं जो पुराने आपके जब कभी भी आपका ये बिग बैंग हुआ, और उसके बाद जाहिर सी बात है पार्टिकल तो बहुत सारे बने थे ना, लेकिन उन पार्टिकल में से जो पार्टिकल इतने ज़्यादा हमारे लिए वो यूज़फुल नहीं थे, या यूं समझें कि ज़्यादा ऑब्जर्वेबल नहीं थे, उनको फिर हमने माइनर प्लैनेट का नाम दे दिया, क्योंकि वो बहुत सारे हैं। मतलब उनका फिर हम अलग अलग करके नाम नहीं रख सकते, इस वजह से हमने उनको कह दिया भाई ये माइनर प्लैनेट्स हैं। ठीक है ना। और ये ज्यादातर मार्स और जुपिटर के दरमियान में कोई बेल्ट है, और उस बेल्ट के दरमियान जो है ना ये रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है ना। तो होते हमारे एक तरह से सोलर सिस्टम के अंदर ही है, बस ये है कि इनको हम मेजर प्लैनेट का नाम नहीं देते। ठीक है। यस सर। अच्छा, फिर आता है एस्टेरॉइड्स। देखिए एस्ट्रॉइड्स क्या है, ये एक लार्ज रॉकी बॉडी है, ठीक है, जो कि हमारे सन के अराउंड क्या कर रही होती है, रिवॉल्व कर रही होती है। अच्छा, अगर मैं एस्टेरॉइड और म्यूटरॉइड्स की बात करूँ ना, तो दोनों को हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि एस्टेरॉइड के मुकाबले में म्यूटरॉइड छोटे होते हैं, और म्यूटराइट जब कभी भी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं तो फिर ये शूटिंग स्टार कहलाते हैं। अभी जैसे हमने एग्जांपल की ना शूटिंग स्टार की, तो शूटिंग स्टार क्या था, शूटिंग स्टार यही है कि कोई म्यूटराइट हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर इंटर हो जाए, तो जब वो इंटर होता है ना, तो उसकी टिप पे क्या होती है, फ्रिक्शन की वजह से वो बर्न कर जाता है, और वो बर्न करते हुए जब गुजरता है तो उसे हम क्या कह रहे होते हैं, वो म्यूटराइट कहलाता है, क्योंकि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने के बाद विजिबल हो जाता है। और विजिबिलिटी उसकी इसी वजह से, क्योंकि उसके अंदर आगे जो है वो क्या होती है, उसमें स्पार्क होता है या आग लग जाती है फ्रिक्शन की वजह से। तो एस्टेरॉइड और म्यूटराइड में यही फर्क है, एस्टेरॉइड्स जो हैं वो लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, जबकि म्यूटराइड्स कंपैरेटिवली एस्टेरॉइड के मुकाबले में क्या है, स्मॉल है। ठीक है ना। बने वो सर, वही मेटल से होते हैं। जी जी। हम ये कह सकते हैं मीटेरॉइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम एस्टेरॉइड्स, दे आर ब्रोकन हाँ पार्ट्स। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि ये रेमिनेंट्स हैं एस्टेरॉइड्स के। ठीक है ना। एस्टेरॉइड्स के जो रेमिनेंट्स हैं वो म्यूटराइड्स हैं। ठीक है ना। ये कहा जा यस सर। सकता है। अच्छा, फिर इसी तरह से एक वर्ड वाइट डिवॉर्फ का है। अच्छा, ये व्हाइट डिवार्फ का वर्ड मैंने इसलिए यहाँ पे यूज किया, वैसे आपका जो अगला चैप्टर है ना उसके अंदर ये टॉपिक जो है वो आपके फॉर्मेटिव के अंदर डाला हुआ है उन्होंने, व्हाइट डिवार्फ और न्यूट्रॉन स्टार का। तो अभी क्योंकि जिक्र चल रहा था तो इसलिए मैंने ये भी यहाँ पर डाल दिया। अब व्हाइट डिवार्फ के बारे में अगर देखें ना, तो व्हाइट डिवार्फ एक मैसिव स्टार जब वो अपनी लाइफ पूरी कर लेता है ना, तो उस लाइफ के पूरी करने के बाद वो स्टार अब और ज्यादा अपनी एनर्जी नहीं बना सकता है, यानी कि उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। इसे हम कहते हैं कि वो उसकी डेथ है स्टार की। उस टाइम पे जो हॉट क्लाउड्स फॉर्म होते हैं ना, मैसिव किस्म के, उसे हम कहते हैं वाइट डिवॉर्फ। इसका मतलब ये एंड ऑफ द स्टार है। ग्लो तो वो कर रहा होता है, लेकिन उसकी जो ग्लो है वो सिर्फ रेमिनेंट हीट की वजह से होती है, यानी कि फर्दर उसके अंदर अब रिएक्शन बाकी नहीं रहते। इसी चीज को हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, वाइट डिवॉर्फ है। इसका मतलब ये एंड ऑफ द स्टार की हम बात कर रहे होते हैं, और ये एक्सट्रीमली डेंस होते हैं,
हॉट होते हैं। और ये बनते कब हैं? जब सन बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका होता है, किससे? न्यूक्लियर फ्यूल से। उसके पास अब कोई न्यूक्लियर फ्यूजन करने के लिए फ्यूल बाकी नहीं रहता। उस टाइम पे जब ये स्टार कन्वर्ट होता है तो उसे हम कहते हैं वाइट डिवार्फ। और ये ग्लो करता रहता है, और ग्लो करते करते आहिस्ता आहिस्ता इसकी लाइट कम होती रहती है, और ये वाइट डिवार्फ से आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक डिवार्फ में कन्वर्ट होता है एंड देन गायब हो जाता है। तो ये आपके पास व्हाइट डिवार्फ कहलाता है। इसका मतलब स्टार का जो एंड है वो जाके कहां पर होता है? व्हाइट डिवार्फ पे होता है, ठीक है। और फिर यस सर। न्यूट्रॉन स्टार क्या है? तो न्यूट्रॉन स्टार एक मैसिव स्टार है, जो कि एक्चुअली डीजेनरेसी प्रेशर की वजह से, यानी कि जब आपके पास जो पार्टिकल्स हैं वो हाई प्रेशर की वजह से सेंटर पे आके जमा होना शुरू हो जाए, ठीक है ना, तमाम पार्टिकल इतना ज्यादा हाई प्रेशर क्रिएट करें कि वो सेंटर पे आके जमा होना शुरू हो जाए, तो वो जो मैसिव स्टार होता है उसे हम न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। ये अक्सर सुपरनोवा जो एक्सप्लोजन होते हैं स्पेस के अंदर, उनकी वजह से क्रिएट होते हैं। और इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसकी वजह यही होती है, इसमें इंटेंस ग्रेविटेशनल कोलैप्स होता है। और इस कोलैप्स की सूरत में ये सारे जो आपके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेंटर पे आके जमा हो जाते हैं। और इसको इसी वजह से न्यूट्रॉन स्टार का है। जैसे न्यूट्रॉन आपके पास सेंटर में होते हैं ना, न्यूक्लियस के अंदर, तो इसी वजह से जब तमाम पार्टिकल्स को एक हाई ग्रेविटी के साथ सेंटर में जमा कर दिया जाता है तो उसकी डेंसिटी उस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा हो जाती है, और फिर उस स्टार को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन स्टार। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि आपको ये चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है ना। यस सर। अच्छा, अब आते हैं हम सैटेलाइट्स पर। देखिए सैटेलाइट्स क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया जैसे प्लेनेट जो थे वो रिवॉल्व करते थे अराउंड द स्टार, इसी तरह वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हमारे प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन किसकी हो गई? सैटेलाइट की। तो स्टार से प्लेनेट और प्लेनेट से सैटेलाइट। अब सैटेलाइट दो किस्म के। अगर हम बात करें, एक सैटेलाइट जो होती है वो नेचुरल सैटेलाइट कहलाती है, ठीक है। और जो दूसरी हमारे पास सैटेलाइट है उसे हम मैन मेड भी सैटेलाइट कहते हैं, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी कहते हैं, जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब इसके अंदर यही है कि जो नेचुरली हमारे स्पेस के अंदर या हमारे प्लैनेट्स के अराउंड ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं उन्हें हम नेचुरल सैटेलाइट या फिर मून कहते हैं, ठीक है ना। तो तकरीबन 6 मेजर हमारे जो सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं उनके अपने अपने मून हैं, ठीक है ना। जिसके अंदर जुपिटर भी है, ठीक है, और आपके पास जो नेपच्यून है वो भी है। तो वो सारे जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनके पास अपनी अपनी सैटेलाइट्स या अपने अपने मून मौजूद हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल सैटेलाइट। जबकि अर्थ ही शायद वो प्लैनेट है जिसके पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। बाकी किसी प्लैनेट के बारे में ये नहीं कहा जाता कि उसके पास कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट मौजूद है, ठीक है। सर सर मार्स क्योंकि के बारे में, हाँ हाँ, वहाँ पे कोई लाइफ ही नहीं है तो वहाँ पे सैटेलाइट्स आर्टिफिशियल कैसे जाएंगे? जी बिल्कुल। अब देखें ना, जैसे ऑब्जर्व करने के लिए मार्स पे ये लोग कहते हैं कि जी मार्स के अराउंड हमने सैटेलाइट छोड़ दिए ना, जो मार्स की हर तरफ से क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसके, हम वेदर को स्टडी कर रहे हैं। और रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि हम ऐसे सैटेलाइट्स या ऐसे प्लैनेट्स के बारे में ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि जहाँ पर कोई लाइफ की एग्जिस्टेंस हो। और मार्स के ऊपर बहुत सारे ऐसे हमें एविडेंसेस मिले जिसमें हमें लगता है कि हमें शायद अगर आगे लाइफ गुजारनी पड़ी तो वहाँ पे जाके गुजारी जा सकती है। लेकिन ऑब्वियसली उसकी बिल्कुल एटमॉस्फेयर और बाकी सारी चीज़ें जो है वो अर्थ की तरह नहीं है। तो कुछ चीज़ें जहाँ पर वो मैच कर रहे हैं, तो वो चीज़ें कैसे मैच कर रहे हैं? वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में यही कहते हैं कि हमने मार्स पे कुछ सैटेलाइट्स भेजे हैं जो कि ये काम कर रहे हैं। और उन सैटेलाइट्स ने जाकर फिर कुछ रोबोट्स भी वहाँ पर उतारे हैं, और उन रोबोट्स ने जाकर बाकी जो इंफॉर्मेशन हमें भेजी है वहाँ की सॉइल के बारे में, पानी के बारे में, एटमॉस्फेयर, जो भी मटेरियल या एलिमेंट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें वहाँ से मिली है, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अगर देखा जाए तो मेनली हम अर्थ के ऊपर ही इसको ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहला जो सैटेलाइट था वो 1957 के अंदर लॉन्च किया गया था, और उसका काम यही था कि उसने वेदर फोरकास्टिंग करनी थी, ऊपर जाके कम्युनिकेशन करनी थी। कुछ हमारे साइंटिफिक रिसर्च थे या मिलिट्री पर्पस थे, क्योंकि ज़्यादा काम तो हमारा एक्चुअली उन्हीं के लिए किया जाता है। तो 1957 वो ईयर है जिस वक्त आपकी बुक वालों ने इस ईयर को इस तरह से ही लिखा हुआ है, हो सकता है कि ये ठीक ना हो, लेकिन 1957 में ये कहते हैं कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, और इसको जाकर ऑर्बिट के अंदर छोड़ा गया अर्थ के।
और वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट हैं, डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट, जहां पर जो जरूरत होती है उस हिसाब से उन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आर्टिफिशियल सैटेलाइट की अगर बात की जाए तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट बहुत किस्म के होते हैं। चंद आपकी बुक के अंदर मौजूद है। जैसे सबसे पहले है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। देखिए जी, कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऐसे सैटेलाइट हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये जो वेव्स इस्तेमाल करते हैं उन वेव्स को हम रेडियो वेव्स कहते हैं। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, और उसकी वजह क्या है, क्योंकि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से इसे लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा, आप जानते हैं कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये रेडियो वेव्स, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से लॉन्गर ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व ही करना है ना, एग्जैक्ट हमें उसकी पिक्चर नहीं चाहिए। एग्जैक्ट पिक्चर के लिए आपको शॉर्टर वेवलेंथ की वेव्स चाहिए होती हैं। और लॉन्गर डिस्टेंसेस पे ऑब्जेक्ट को सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या वो है या नहीं, हम क्या इस्तेमाल करते हैं, रेडियो वेव्स को इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मुझे अपनी पिक्चर खींचनी हो तो उस पिक्चर को अगर मैं रेडियो वेव से लूंगा तो मेरी पिक्चर ब्लर आएगी। क्यों? क्योंकि मैं करीब हूं। अगर मैं बहुत दूर हूंगा तो मेरे दूर होने की वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, रेडियो वेव्स का यूज करना पड़ेगा। और इसमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट में जो ज्यादातर सैटेलाइट्स हैं उन सैटेलाइट्स को हम क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं, क्योंकि ये अर्थ के साथ क्या होती है, रेस्ट में होती है, या यूं कहते हैं स्टेशनरी होती हैं। दूसरी फिर सैटेलाइट जिसे हम क्या कहते हैं, वेदर सैटेलाइट। ये वेदर सैटेलाइट्स का काम यही है कि ये वेदर फॉरकास्टिंग करती है, ठीक है। और इसकी इंफॉर्मेशन देती है कि कोई सीवियर ऐसा कुछ आने वाला है, कोई सुनामी है कोई, तो फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। जो हम गूगल पे जाके आजकल मैप पे वेदर चेक कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली इन्हीं सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन, ये डेटा हमें मिल रहा होता है। फिर नेविगेशन सैटेलाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं नेविगेशन सैटेलाइट, आजकल तो हम ये उबर येंगो वगैरह, ड्राइव इन ड्राइव वगैरह जो करते हैं, तो मैप पे ये जो जितना भी हमें डेटा मिल रहा होता है वो सारा एक्चुअली नेविगेशन सैटेलाइट्स के जरिए ही मिल रहा होता है। तो इसके अंदर यही है कि जो आपकी शिप्स हैं, स्पेस क्राफ्ट्स हैं, ऑटोमोबाइल्स इक्विप्ड जो जीपीएस है, वो सारे के सारे जो होते हैं वो नेविगेशन सैटेलाइट्स के जरिए चल रहे होते हैं। आपका यूएस एयरफोर्स का जो सबसे यूं समझे फेमस सैटेलाइट सिस्टम है, जिसे नेवस्टार ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कहते हैं, वो एक्चुअली 24 सैटेलाइट्स पर मुश्तमिल है। और इन सैटेलाइट्स से फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो रेंज है या आपकी जो पोजीशन है, वो 100 मीटर से लेके सेंटीमीटर्स तक एग्जैक्ट वैल्यू के साथ बताई जा सकती है कि आप कहाँ पर इस वक्त खड़े हुए हैं। अदरवाइज पहले ये वाली बात नहीं थी। पहले 2-2 3-3 किलोमीटर में लोगों को ढूंढना मुश्किल हो जाता था। आज के दिन हम सेंटीमीटर्स में उसे क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये किसकी वजह से, 24 सैटेलाइट्स की वजह से। फिर इसी तरह मिलिट्री सैटेलाइट है। मिलिट्री सैटेलाइट ज़्यादातर यूज ही किसके लिए होती हैं, एक कॉन्फिडेंशियल आपके पास डेटा कलेक्ट करने के लिए। इसलिए इसके लिए एक स्पेशल रिसीवर बनाया जाता है जो इसको क्या करता है, डिकोड करता है। और ये इंफॉर्मेशन जो होती है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट के जरिए आती है। और लास्ट में ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ही है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि लास्ट की जो ये 2-3 चीज़ें, इनको मैंने एक्सप्लेन करना था, और वो ये था कि जब कभी भी आप किसी सैटेलाइट को किसी ऑर्बिट के अंदर जाकर उस हाई एल्टीट्यूड पे उसको ऑर्बिट में पुट करते हैं, तो ये एक बड़ा जो है वो डिफिकल्ट काम होता है कि किसी सैटेलाइट को पहले आप उन्हें ऊपर लेकर जाना है अगेंस्ट द ग्रेविटी, यानी कि उसका पे लोड वगैरह जो है वो लिफ्ट करके लेकर जाएं, और देन उसको फिर आप एक ऐसी स्पीड दें जिस स्पीड पर वो सैटेलाइट जो है किसी ऑर्बिट को अडॉप्ट कर ले, ठीक है ना। तो अब वो जो टेंजेंशियल स्पीड है ना, वो स्पीड कौन सी होनी चाहिए जिस स्पीड पे ये काम हो, क्योंकि अगर वो स्पीड बहुत लो हुई तो जो सैटेलाइट है वो फॉल बैक करेगी किस पर, अर्थ पर। अच्छा, अगर वो स्पीड बहुत हाई हुई तो जो सैटेलाइट है वो या तो इलिप्टिकल ऑर्बिट अडॉप्ट कर लेगी, या फिर वो क्या करेगी, स्केप हो जाएगी कहाँ से, अर्थ की ग्रेविटी से। तो आपने क्या करना होता है, आपने स्पीड को ऐसे एडजस्ट करना होता है कि वो जो आपके पास सैटेलाइट है वो सर्कुलर जो ऑर्बिट है उसे अडॉप्ट कर ले। अब देखें, यहाँ पर 3 किस्म की वेलोसिटीज हैं जिसको आपने याद रखना है। एक वेलोसिटी कहलाती है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी, ये क्रिटिकल वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी है, इसके बारे में मिनिमम कहा जाता है, ठीक है, कि जिस वेलोसिटी से कम अगर वेलोसिटी हुई तो बॉडी जो होगी वो जमीन पर वापस आके गिर जाएगी, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम कहते हैं इट इज द मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी टू पुट अ सैटेलाइट इनटू एनी ऑर्बिट। वेलोसिटी टू पुट अ सैटेलाइट इन अर्थ्स ऑर्बिट।
अर्थ्स ऑर्बिट, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, अर्थ ऑर्बिट। तो इसकी जो वैल्यू है क्रिटिकल वेलोसिटी की वो है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब अगर किसी सैटेलाइट को आप एक हाइट पर लेकर गए और उस हाइट पर पहुंचने के बाद आप अगर 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड से उसे लॉन्च करते हैं, तो वो जो ऑर्बिट अडॉप्ट करेगी उस ऑर्बिट पर वो सैटेलाइट के कर्वेचर को फॉलो करेगी, अर्थ के कर्वेचर को क्या करेगी, फॉलो करेगी। लेकिन अगर ये स्पीड 7.8 हुई तो फिर आपके पास उस सैटेलाइट के जमीन पर आके गिरने का खतरा है कि वो गिर सकती है, ठीक है ना। अच्छा। सर ये लॉन्चिंग स्पीड है या फिर स्पीड से रिवॉल्व करता है? हाँ नहीं, मैंने यही कहा, इट इज द मिनिमम वेलोसिटी टू पुट अ सैटेलाइट इन अर्थ ऑर्बिट। अभी मैं अगले पे आ रहा हूँ, ठीक है ना। अब अगली जो वेलोसिटी है उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब आप वाली बात कि अब जब उसको आपने पुट कर दिया ऑर्बिट के अंदर, अब इस ऑर्बिट के अंदर मेंटेन रखने के लिए अपने आप को उस ऑर्बिट में जो वेलोसिटी चाहिए होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है ना। द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू रिमेन सर इन। ये हर सैटेलाइट के जी, लिए हर हर सैटेलाइट इक्वल? के लिए, बिल्कुल हर सैटेलाइट के लिए नहीं। ये 7.9 तो मैंने आपको मिनिमम स्पीड की ना, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर सैटेलाइट को इसी स्पीड से लॉन्च करना है। आप किसी को 8.1 से भी कर सकते हैं, किसी को 8.8 से भी कर सकते हैं, किसी को 9 से कर सकते हैं, किसी को 10 से कर सकते हैं, लेकिन 7.9 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए तो मैंने कहा ये मिनिमम वेलोसिटी है, यानी कि किसी सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में अगर लाना है, इससे कम वेलोसिटी पर सैटेलाइट ऑर्बिट में नहीं आएगी, ठीक है। ज्यादा हो सकती है, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है? इट इज द वेलोसिटी विच रिक्वायर्ड टू पुट, या विच रिक्वायर्ड टू स्टे इन द सर्कुलर ऑर्बिट, विच इज रिक्वायर्ड टू स्टे इन द सर्कुलर ऑर्बिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्बिटल और क्रिटिकल वेलोसिटी में क्या फर्क हो गया। क्रिटिकल वेलोसिटी इनिशियल कंडीशन थी सैटेलाइट को ऑर्बिट में पुट करने की। अब सैटेलाइट ऑर्बिट में पुट हो गई, इसके बाद जो वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से वो उस ऑर्बिट को मूव करता रहेगा, उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं फिर, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब उसे क्रिटिकल नहीं कहेंगे, ठीक है ना। क्रिटिकल इनिशियल थी, जो कि कोई देखे ना, कोई भी सैटेलाइट पुट कैसे होता है कि उसको किसी रॉकेट के जरिए लेकर जाया जाता है, ठीक है। और एक एल्टीट्यूड पे पहुंच के, जिस एल्टीट्यूड पे उसको लॉन्च करना होता है, उस एल्टीट्यूड पे पहुंच के उसको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देनी होती है। वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाती है। हॉरिजॉन्टल मिनिमम वेलोसिटी, उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। अब जब वो सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट के अंदर आ गई, अब इस ऑर्बिट के अंदर जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रही होगी ना, उस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी। और ये डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। अभी हम ऑर्बिटल वेलोसिटी को ड्राइव करेंगे अगले टॉपिक में, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डिस्टेंस के हिसाब से ऑर्बिटल वेलोसिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। ये हो गई दूसरी वेलोसिटी। अब सर ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स पे एप्लीकेबल होती है? जी जी बिल्कुल होती है। ऑर्बिटल वेलोसिटी में एक ऐसा ऑर्बिट है जिस ऑर्बिट पर पहुंचने के बाद अर्थ की जो रोटेशनल स्पीड है वो उस सैटेलाइट की स्पीड के साथ मैच कर जाती है, ऑर्बिटल स्पीड के साथ। तो यानी कि वही ऑर्बिटल स्पीड अगर ऐसे ऑर्बिट में जाकर कोई सैटेलाइट मूव कर रहा हो, तो उस हाइट पर पहुंचने के बाद जो उस सैटेलाइट की स्पीड होगी ना, वो अर्थ की और रोटेशनल स्पीड के साथ क्या कर जाएगी, मैच कर जाएगी। फिर उन सैटेलाइट को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है ना। ये अभी आगे टॉपिक में हमने पढ़ना है। तीसरी जो वेलोसिटी होती है ना, इसे हम कहते हैं स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी। अब देखें, तीन हो गई ना। स्केप वेलोसिटी क्या है? ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से आप अगर किसी सैटेलाइट को लॉन्च करें, तो वो सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटी को छोड़कर, या अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है या उसकी ग्रेविटी, उसको छोड़ के क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। इट इज द मिनिमम वेलोसिटी ऑन विच satellite leaves the earth. Satellite leaves out from earth's gravity। यानी कि अब
लिमिट देख लो जरा क्या हो गई ना। लिमिट ये हो गई कि अगर आपने किसी सैटेलाइट को लॉन्च किया और स्पीड 7.9 से कम हुई, तो वो सैटेलाइट क्या होगा, जमीन पे आके गिर जाएगा। फिर मैंने आगे एक और बात की कि अगर वो स्पीड बहुत हाई हुई, स्पीड इज टू हाई, तो उस टू हाई के लिए आपने अब लिमिट रख दी। और वो लिमिट क्या है? वो मिनिमम वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी पर आप अर्थ की ग्रेविटी से उस सैटेलाइट को बाहर निकाल सकते हैं, वो एस्केप वेलोसिटी जो है अर्थ के लिए होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अब आपको रेंज पता चल गई। जी जी। सर हम इसको ये कह सकते हैं कि द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी से बाहर जाना। हाँ बिल्कुल, ये भी कह सकते हैं। असल में इसको स्केप का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये अर्थ की ग्रेविटी को स्केप करने के लिए चाहिए होती है, इसी वजह से इसका नाम स्केप वेलोसिटी रखा गया। ठीक है ना, ये क्रिटिकल को देख के नहीं रखा गया, ये इसको देख के रखा गया है कि अगर किसी सैटेलाइट को आपने अर्थ की ऑर्बिट से बाहर भेजना है तो फिर कितनी वेलोसिटी देनी होगी। तो एक्चुअली इस रेफरेंस से इसको याद रखा जाता है। ठीक है ना। तो अभी तो मैंने आपको ये रेंज बता दी ना। अब मिनिमम रेंज हो गई 7.9, यानी कि 7.9 से लेके 11.2 तक दरमियान में जितनी भी वेलोसिटीज हैं वो एप्लीकेबल हैं अर्थ के ऑर्बिट में किसी सैटेलाइट को लाने के लिए। अगर वो स्पीड 7.9 से कम हुई तो सैटेलाइट जमीन पे गिर जाएगी। अगर वो स्पीड 11.2 या उससे ज्यादा हुई तो सैटेलाइट अर्थ को छोड़ के चली जाएगी। और दरमियान में कोई भी ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी होगी वो सब क्या होंगी, एप्लीकेबल होंगी किसी भी बॉडी को या सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कराने के लिए। ठीक है।